नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप और फोकस करेंगे कमोडिटी मार्केट की स्ट्रैटेजीज पर। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कच्चे तेल की। कच्चे तेल में वापस एक महीने के लोअर लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। क्या है फैक्टर्स जिसका इंपैक्ट हम क्रूड ऑयल प्राइसेस पर देख रहे हैं, इस पर करेंगे बातचीत। बात करेंगे सोने की कि जो नरमी देखने को मिली है, क्या वो और सोने के भाव को नीचे ड्रैग कर सकती है, क्या सोना और सस्ता हो सकता है नई खरीदारी के हिसाब से, इस पर भी करेंगे फोकस। बात करेंगे कॉटन की जो एंटिसिपेटेड हड़ताल थी वो फिलहाल चलती हुई दिखाई दी है, तो आगे क्या रुख रहेगा सीसीआई का, कॉटन को लेकर क्या रुख उनका रहेगा, बाइंग के हिसाब से किस तरीके की पैदावार दिख रही है, इस सब पर हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा है, विघ्नहर्ता गोल्ड के फाउंडर और सीईओ महेंद्र लुनिया, एमओएफएसएल के डायरेक्टर किशोर नारने और कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा भी आगे शो में हमारे साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कच्चे तेल के साथ ही कर लेते हैं, जहां पर इंटरनेशनल मार्केट्स हो या डोमेस्टिक मार्केट्स हो थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला है। अगर हम ब्रेंट देखें इस समय तो $71-72 के आसपास ट्रेड कर रहा है आज के कारोबार में, लेकिन प्राइसेस अपने एक मंथ के लोअर लेवल्स पर आ चुके हैं। हालांकि पिछला पूरा महीना ही देखें तनेजा साहब, ग्लोबल ट्रिगर्स के हिसाब से, कमोडिटी ट्रिगर्स के हिसाब से काफ़ी अहम रहा है। फिर चाहे वो यूएस इलेक्शंस हो, यूएस फेड हो, मिडल ईस्ट टेंशन ही क्यों ना हो, या फिर चाइना स्टिमुलस पैकेज की ही बात क्यों ना हो। लेकिन उससे पहले जो ये प्राइसेस में वापस से हम दबाव देख रहे हैं, उसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स आप ले होते हुए देख रहे हैं। ओपेक की मंथली रिपोर्ट का तो इंतजार है ही, ओवर सप्लाई कंसर्न्स भी हैं। कैसे देख रहे हैं फिलहाल फंडामेंटल्स कच्चे तेल के? नहीं, जैसा आपने जिक्र किया, देखिए इस समय जो फैक्टर दो सबसे ज्यादा जो रोल प्ले कर रहे हैं जिनकी वजह से कीमतें दबाव में है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उसका मुख्य कारण एक तो यह चीन जो सबसे बड़ा जो है, आपको पता है तेल खरीदार बाजार में होता है, और दूसरी चीन की अर्थव्यवस्था पहले से ही परेशानी में थी। अब ट्रम्प साहब सत्ता में आए हैं, जिस हिसाब से उन्होंने घोषणा करी है कि उनके सिक्योरिटी एडवाइजर कौन हो सकते हैं, चर्चा हो रही है कौन उनके विदेश मंत्री हो सकते हैं, तो मैसेज चाइना को क्लियर जा रहा है कि चाइना को लेकर के अमेरिका बहुत टफ रवैया अख्तियार करने वाला है। अगर ऐसा होता है तो उनकी अर्थव्यवस्था और परेशानी में आएगी, अर्थात कुल मिला के उनकी जो तेल की जो डिमांड है, जो मांग है और आयात है, वो घटेंगे। पहला बहुत बड़ा पहलू है जहां तक कीमतों का प्रश्न है। दूसरा पहलू यह है कि बाजार को कहीं ना कहीं ये लगने लगा है यूक्रेन को लेके और हमास का मसले को लेकर के कहीं ना कहीं अब कोई समझौता हो सकता है। यूक्रेन से शायद पहले हो जाए और हमास इजराइल के साथ साथ उस वहां भी हो जाए। कुल मिला के जिस तरह का तनाव बना हुआ था, जियोपॉलिटिकल ट्रिगर जब वहां से निकलते थे, वो जो है काफी हद तक उन पर वो थम जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो जाहिर है कि जो जियोपॉलिटिकल प्रीमियम कीमत पे था वो काफी कम हो जाएगा। अगर आप कीमतें उस समय जब कीमतें 80 भी पहुंच रही थी या 80 के ऊपर भी जा रही थी, वो उसमें $15 पर बैरल जो था वो जियोपॉलिटिकल प्रीमियम था। अब जो कीमतें कम हो रही हैं, दरअसल कीमत तो $65 से एक पैसा भी ऊपर नहीं होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा वो सारा जियोपॉलिटिकल प्रीमियम था। जैसे जैसे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ा ऐसा लगता है कि उसका डर खत्म हो रहा है, तो ये प्रीमियम धीरे धीरे हटेगा और कीमतें वो $65 पर बैरल की तरफ जाएंगी, क्योंकि वही कीमत है। और दूसरी बात यह है कि ट्रम्प साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जहां जहां तेल का उत्पादन वो अपने देश में कर सकते हैं उसको वो बढ़ाएंगे, और जो अन्य देश भी करना चाहते हैं उसको भी प्रोत्साहित करेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी चलेगी वो अपनी जगह, लेकिन उनका मानना है कि जो हाइड्रोकार्बन से अर्थात तेल और गैस, इनका उत्पादन जो है उस पर वो चाहते हैं, उसको प्रोत्साहन मिल रहा है। ऐसे हालात के अंदर डिमांड बढ़ नहीं रही और आपूर्ति सप्लाई है, उधर लगता है कि सप्लाई और ज्यादा होने वाली है। ओपेक अपने हिसाब से कोशिश करेगा, ओपेक की मीटिंग्स भी होंगी, रिपोर्ट्स भी आएंगी, तरह तरह की अटकलें भी आएंगी, वो एक तरीके का कार्टेल है, वो अपने मैनिपुलेशन करेगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि उसको कोई बहुत असर होने वाला है। फिलहाल कीमत दबाव में रहने वाली है। बहुत लंबा समय के बारे में कहना, तेल के बारे में कभी भी समझदारी की बात नहीं होती, लेकिन आने वाले चंद महीनों को जब मैं देख रहा हूं, मुझे लगता है कि $70, $65 इसके आसपास कीमतें घूमती नजर आएंगी। अगर औसत आप $65-67 पर बैरल का लेते हैं तो काफी सेफ ग्राउंड में आप प्ले करेंगे। अच्छा, क्विकली एक चीज़ और तनेजा जी, आपने जो ब्रॉडर फंडामेंटल्स है या फिर जो एक लॉन्ग टर्म पिक्चर है वो समझाई, लेकिन जो ओपेक की रिपोर्ट आज आनी है, आशंका तो कहीं ना कहीं ये लगाई जा रही है कि फर्दर डाउनसाइड रिवीजन हो सकता है डिमांड आउटलुक को लेकर ओपेक की तरफ से, जो कि फर्दर शायद प्राइसेस को प्रेशर डालते हुए दिखे। आप कैसे देखते हैं आज के इस इवेंट को और क्या रेलेवेंस देखते हैं प्राइस मूवमेंट के हिसाब से? देखो दीपाली, ओपेक की चाहे वो रिपोर्ट्स आती हैं या बयान आते हैं, ओपेक एक कार्टेल है।
उनका एक ही काम है कि किसी भी तरह का ऐसा माहौल बनाओ, ऐसे सूरत हाल बनाओ, इस तरह की सब कोशिशें करो जिससे कीमतें ऊपर जाएं। तो उनकी रिपोर्ट्स को मैं कोई ज्यादा अहमियत मैं तो देता नहीं, क्योंकि वो सारी उनकी जो रिपोर्ट मैनिपुलेटेड होती है, वो इस हिसाब से बनाई जाती है कि कीमतों को कैसे ऊपर ले जा सकता है, फियर साइकोसिस कैसे क्रिएट किया जा सकता है। तो उनकी रिपोर्ट को हमें चलना होता है कुल मिलाकर डिमांड फंडामेंटल से सप्लाई फंडामेंटल। सप्लाई में कोई डिसरप्शन है नहीं, बल्कि सप्लाई बढ़ने वाली है। डिमांड कहीं से कहां से, भारत से बढ़ेगी, मिडिल ईस्ट से बढ़ेगी, थोड़ी बहुत अफ्रीका से, और कहीं से डिमांड बढ़ती नजर नहीं आती। ऐसे में ओपेक कुछ भी प्रोजेक्शन करें, या जो वो कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बैंक शामिल हैं, हेज फंड शामिल हैं, वो अपनी अपनी रिपोर्ट्स लाते हैं, वो सब उनके वो रिपोर्ट अपने हिसाब से बनाई गई होती है, वो कोई इंडिपेंडेंट रिपोर्ट या न्यूट्रल रिपोर्ट नहीं होती। तो उनको ज्यादा तवज्जो कम से कम मैं नहीं देता हूं। मेरा ये मानना है कि डिमांड सप्लाई फंडामेंटल देख लीजिए, सबसे बड़ा फैक्टर डिमांड में आज चाइना और इंडिया है। इंडिया में डिमांड बढ़ रही है, इंडिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ जबरदस्त है। चाइना के अंदर बहुत परेशानी है, पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली, और ऊपर से अब ट्रम्प साहब आ गए जो उनकी लाइफ थोड़ा और मुश्किल करने वाले हैं। तो डिमांड बढ़ेगी कहां से? अगर डिमांड नहीं बढ़ेगी और जियो पॉलिटिकल जो ट्रिगर्स हैं वो कहीं ना कहीं जो है थोड़ा ठीक होने लगते हैं, तो फिर कीमतें कैसे बढ़ेंगी, चाहे वो पे कोई लाख कोशिश कर ले। ओके, राइट। चलिए, शुक्रिया तनेजा जी कच्चे तेल पर अपनी राय देने के लिए और अपने व्यूज रखने के लिए। हमारे साथ किशोर नाने बने हुए। किशोर, क्विकली आपकी रणनीति क्या है कच्चे तेल पर? आई थिंक मैं भी नरेंद्र जी से एग्री करता हूँ। यहाँ पे चाइना बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, चाइना का डिमांड खास करके। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म वीकनेस अभी भी जारी रहेगा मेरे हिसाब से। बहुत जल्द यहाँ पे एक फ्लोर प्राइस आ सकता है, बट फिलहाल के लिए इसमें वीकनेस है। 5660 तक आपको डाउनसाइड दिख सकता है। तो इवन एट द मौजूदा स्तर पर, या थोड़ा सा अगर रैली मिलता है 5780 के आसपास, यहाँ पे बिकॉली करके चलना चाहिए। 5660 का टारगेट रहेगा। आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं एक दो दिन के हिसाब से 5850 के आसपास। ओके, चलिए, तो बात हुई कच्चे तेल की, लेकिन अब बात कर लेते हैं सोने की, जहां पर प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट्स हो या घरेलू बाजार हो थोड़ा हल्के हुए हैं। और इंटरनेशनली देखें तो गोल्ड के प्राइसेस एक मंथ के लोस के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। यूएस का डेटा, फेड स्पीकर्स के बयान जो रहेंगे वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक इंटरेस्ट रेट ट्रैजेक्टरी को लेकर क्लैरिटी मिलेगी तो वो एक इंपॉर्टेंट इवेंट रहेगा। लेकिन सो फार प्राइसेस को क्या लेकर आउटलुक है, डिमांड सिनेरियो यहाँ से कैसा देखने को मिल रहा है, इस पर करते हैं बातचीत। महेंद्र लूनिया हमारे साथ बने हुए हैं विघ्नहर्ता गोल्ड से। महेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो कैसे देख रहे हैं आप भाव को? अब तो कहीं ना कहीं उम्मीदें ये बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं कि शायद थोड़ा और सोना सस्ता हो जाए, थोड़े और बाइंग देखने को मिले। पहले तो प्राइसेस ही बताइए, कैसे देख रहे हैं आप? दीपाली जी, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग। यस, सोने के दाम अभी गिर रहे हैं, लेकिन अगर आप एक बात देखो कि वन साइडेड रैली हो रही थी, जैसे कि एक साइड से ऊपर 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 जा रहा था, कहीं पे भी ब्रेक नहीं लग रहा था, उसके कारण एक करेक्शन लाजमी था, वो होना भी चाहिए था। और इसे ट्रिगर किया ट्रम्प साहब की जीत ने। ट्रम्प साहब की जीत के बाद कोई चीजें इमीडिएटली बदली नहीं है, लेकिन जो बदली है वो है, अगर आपके इंटरेस्ट रेट्स है वो उन्होंने 0.25% से कम किया हुआ है, लेकिन उनका जो ट्रेजरी यील्ड है, यानी कि उनके जो बॉन्ड्स का यील्ड है, वो ट्रम्प साहब आने के कारण बढ़ गए। और यही चीजें थी, यही फैक्टर था गोल्ड के प्राइस को कम करने के लिए। और इतना बढ़ने के बाद एक 5 to 10% का करेक्शन स्वाभाविक था, जो अभी हो चुका है। आई थिंक 5 to 6% आ चुका है मे बी, और 2-4% नीचे आएगा। लेकिन उसी टाइम पे अगर आप एक चीज देखते हो कि डॉलर वर्सेस रुपीज अपना कमजोर हो रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, तो उसके कारण मे बी पॉसिबली इतना ज्यादा मुझे इफेक्ट नहीं दिखेगा, कि बहुत ज्यादा कम नहीं आएगा। हाँ, 74,000 इंडियन मार्केट में दिख सकता है, लेकिन उससे नीचे मुझे नहीं लगता है। ओके, अच्छा, एक चीज़ और बताइए आप, क्योंकि अगर हम डिमांड पर्सपेक्टिव से देखें तो फेस्टिवल सीजन के बाद अब आगे वेडिंग सीजन इम्पोर्टेंट रहेगा। प्राइसेस हायर साइड पर थे, तब भी रेस्ट्रिक्टिव बाइंग हो रही थी, लेकिन हो रही थी। अब किस तरीके के बाइंग इंडिकेशंस इनिशियली देखने को मिले हैं? जैसे प्राइसेस थोड़ा हल्का हुए हैं, बुकिंग्स किस तरीके की दिखाई दे रही हैं फिलहाल? तो डिमांड पर्सपेक्टिव से कुछ चेंजेस हुए हैं क्या? जी हाँ, डिमांड बढ़ रही है लोगों की। जो लोग रुके हुए थे इतने ऊपर के रेट पे, परचेस करें ना करें। और दूसरी चीज, जिन लोगों ने शादी के लिए पहले से बुकिंग कर रखी थी, उनका तो काम हो चुका था,
लेकिन जो 11th आवर पे यानी कि टाइम पे खरीदारी करते हैं, वो लोग अभी बहुत खुश हैं और रेट कम हुए हैं, तो यस हमारी गृहिणियाँ भी बहुत खुश हैं और वो अभी परचेज़ के लिए निकली हुई है और बहुत अच्छी तरीके से अगर आप देखो कभी अगर हमारे ज्वेलर्स भाइयों के पास जाके अगर अपना एक बार शूट करो तो आपको समझ में आएगा कि काफ़ी सारी भीड़ वहाँ पे लगी हुई है। क्योंकि वो एकदम से टॉप से 80-82 से अभी वो आ गया 76 तक नीचे आ गया है। तो उनके लिए ये एक अच्छी चीज़ रहती है कि रेट वैसे सस्ता हो चुका है, अभी खरीदारी बने। तो ये मुझे लगता है कि ये दौर अभी इस हफ्ते और भी चलेगा क्योंकि तकरीबन 45 लाख शादी होनी है जिसमें से काफ़ी सारा परचेस हो चुका है लेकिन अभी फिर भी कुछ बाकी है, तो अभी खरीदारी चल रही है और खरीदारी लौटी है दुकानों में, रौनक लौटी है, अच्छा लग रहा है। तो एक आखिरी सवाल और आपसे महेंद्र जी, तो जैसे आपने कहा कि बहुत ज़्यादा कमजोरी यहाँ से भाव में आप नहीं देख रहे हैं, हद से हद अगर प्राइसेस हल्का हुए भी तो 5 से 6% नीचे आ सकते हैं। तो दो चीज़ें क्विकली यहाँ पर आपसे पूछना चाहेंगे। एक तो ये जो आपने प्रीवियसली भी व्यू दिया है कि 1 लाख तक के भी भाव देखने को मिलेंगे सोने में, तो आप उस पर अभी भी स्टिक करते हैं क्या? कब तक आप ये देख रहे हैं? और दूसरा, नई इन्वेस्टमेंट्स करनी हो, बाइंग करनी हो, तो उसके हिसाब से अब धीरे धीरे शुरू करना चाहिए? हाँ दीपाली जी, यहाँ पर से एक्चुअली इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए, लोगों ने बुकिंग करना चाहिए, खरीदारी करनी चाहिए। सोने के भाव 1 लाख क्रॉस हो गए, बहुत जल्द हो गए। एंड ऑफ दिसंबर 2025 आपको 1 लाख के ऊपर दिखेंगे, लेकिन उसके लिए जो मोमेंट चाहिए था वो आ चुका है। दीपाली जी, कहीं पर भी कोई भी जियोपॉलिटिकल टेंशन खत्म नहीं हुआ है। अगर आप ट्रम्प जी के आने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि एक दिन में जादू हो जाएगी और पूरा की पूरा चेंज होगा, ऐसा कोई सिनेरियो चेंज नहीं होना है। तो वो चीजें वही बरकरार है। दूसरी चीज, गोल्ड में डिमांड बरकरार है। तीसरी चीज, कोई भी कोरोना के बाद के इफेक्ट की बात अभी नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर आप देखो तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था जो अभी तक निकला नहीं था। अभी अगर कंपनियों के आंकड़े देखिए तो उसके कारण कंपनियों के आंकड़े कम आ रहे हैं, तो पैसा जाएगा तो कहाँ जाएगा? वो जाएगा गोल्ड में ही जाएगा, इन्वेस्टमेंट होगा। गोल्ड ने ब्रेक थ्रू दिया है 2200 के बाद। यस, 2800 के करीब उसे एक रेजिस्टेंस था, सिंगल साइड रैली हुई थी, इसलिए ये ब्रेकआउट आया है। थोड़ा सा यहाँ पे लोगों को, जो लोग रुके हुए थे इन्वेस्टमेंट के लिए, उन्हें ये मौका है, इमीडिएटली उन्होंने अभी बाइंग करना शुरू करना चाहिए। और यहाँ पर से मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा डीप आने वाला है, क्योंकि दूसरी तरफ अगर आप देखो कि रुपया कमजोर होता जा रहा है, डॉलर स्ट्रांग होते जा रहा है, और ये चीजें अगर होती है तो इफेक्ट तो गोल्ड के प्राइस पे ही पड़ता है। और गोल्ड के प्राइसेस अभी फिर से एक बार, अभी 2600 है, 2600 के इर्द गिर्द चल रहा है, हो सकता है 2575 हो जाए, उसके बाद फिर से 3000 जाना ही है उसे। हाँ जी। ओके, चलिए, शुक्रिया महेंद्र जी आने के लिए शो में और अपने व्यूज देने के लिए डिमांड प्राइसेस सभी पर्सपेक्टिव से। किशोर, आपके राय क्या है सोने पर इमीडिएट बेसिस पर? क्या स्ट्रैटेजी रखें, कैसे लग रहे हैं भाव यहाँ से? बेसिकली इलेक्शन के बाद जो डॉलर में रैली आया था उसके वजह से आपको गोल्ड में करेक्शन देखने को मिला। और दूसरा जो है कि जो ट्रम्प का जो पॉलिसी से जनरली इन्फ्लेशनरी होते हैं, बिकॉज ऑफ दैट अगर इन्फ्लेशन नंबर्स अगर सॉफ्टन नहीं होगा, आगे जाकर इन्फ्लेशन थ्रेट बने रहेगा, उसके वजह से जो रेट कट का जो सिलसिला है वो शायद स्लो डाउन हो सकता है। कि ये दोनों फैक्टर्स को डिस्काउंट करते हुए गोल्ड में करेक्शन देखने के लिए मिला है। मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत फर्दर डाउनसाइड है एंड मार्केट तभी स्टेबलाइज होएगा जब भी अगले इन्फ्लेशन नंबर्स आएंगे। अगर इन्फ्लेशन फर्दर सॉफ्टन हो जाता है तो प्रॉब्ली गोल्ड में वापस तेज़ी का माहौल बन सकता है। सो फिलहाल के लिए इसमें दोनों गोल्ड एंड सिल्वर में मंदी का माहौल बने रहेगा। गोल्ड में आपको 75,400 के आसपास शॉर्ट टर्म बिकवाली करके चल सकते हैं, आपको टारगेट्स हो सकता है 74,800 का। सिल्वर में आई थिंक 89,100 के आसपास यहाँ पे बिकवाली करके चल सकते हैं और डाउन साइड यहाँ पे 88,000 के आसपास तक आपको डाउन साइड दिख सकता है। ओके, चलिए, तो ये राय रही सोने और चांदी दोनों पर ही। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर किशोर से मेटल्स पर करेंगे चर्चा, स्पेशली कॉपर पर लेंगे आउटलुक, साथ साथ बात करेंगे कॉटन की भी। चलो वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप पर। बात करेंगे कॉटन की। तेलंगाना में मिलर्स और ट्रेडर्स ने हड़ताल पर जाने का फैसला टाल दिया है। सीसीआई भी बोल रहा है कि वो किसानों और मिलर्स दोनों से ही खरीदारी करेगा, लेकिन सवाल ये है कि आखिर हड़ताल पर जाने की नौबत ही क्यों बनी थी और किन शर्तों पर बनी है ये बात। इन सब पर बातचीत करते हैं। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा मौजूद है। अतुल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो ये जानना चाहेंगे, जो हड़ताल पर जा रहे थे मिलर्स ट्रेडर्स, वो किन शर्तों पर टली है, क्या उनकी डिमांड्स थी, क्या मुद्दा था जिसकी वजह से वो हड़ताल पर जा रहे थे और अब क्या सोल्यूशन निकला है? दीपाली जी, देखिए कल लास्ट 2 दिन से ये स्ट्राइक हुआ था फार्मर्स का और जीनर्स का। वो हमने सुना है कि कल सीसीआई से मीटिंग हुआ था तेलंगाना जीनर्स एसोसिएशन का और सारी बात डिस्कस हुई है। और जो प्रॉब्लम थे जीनर्स को कि भाई ग्रेडिंग किया हुआ है ए बी सी टाइप की फैक्ट्रियों का, तो सीसीआई का कहना था कि ए फैक्ट्री जो है ए ग्रेड का हम उस पर पहले माल डालेंगे, वहाँ फुल होने के बाद बी टाइप की फैक्ट्री में डालेंगे, उसके बाद सी में डालेंगे। तो उसके अगेंस्ट में थोड़ा प्रॉब्लम था जिनर एसोसिएशन का, मगर कल हमने सुना कि सब सेटलमेंट हो गया है और आज से सीसीआई स्ट्राइक वापस ले लिया है एसोसिएशन ने और आज से खरीदी फिर से चालू कर रहे हैं सीसीआई। तो ये जो न्यूज़ है वो सब अलग अलग तरीके से आते हैं। महाराष्ट्र में भी हमने न्यूज़ सुना कि फार्मर्स जो है जलगांव डिस्ट्रिक्ट के, वो भी वही कह रहे थे कि भाई हमारे को 80,000 रुपए की लागत लगी है। एक फार्मर का कहना था कि 80,000 मैंने इन्वेस्ट किया है कॉटन की खेती में और अभी मेरे को सिर्फ 60,000 रुपया वापस मिलेंगे, तो लॉस है कपास की खेती में, क्योंकि मेरा कपास 6,000 रुपये में बिक रहा है क्योंकि मॉइस्चर ज्यादा है और सीसीआई वो खरीद नहीं पा रही है उनके टप की वजह से। तो मुझे लॉस हो रहा है। 7,520 का एमएसपी है मगर मैं कपास 6,500 में बेच रहे हैं फार्मर। तो हमने मिनिस्ट्री को लिखा था कि थोड़ा मॉइस्चर टर्म्स रिलीज करेंगे तो थोड़ा फार्मर को बेनिफिट होगा, नहीं तो कपास के फार्मर बहुत लॉस कर रहे हैं और आगे जाके और खेती कम हो जाएगा कपास का आने वाले सालों में। तो ये प्रैक्टिकल इश्यू है फार्मर का, जीनर का। वो तो फिलहाल सीसीआई फिर एमएसपी पे ही खरीदेगा और कितना खरीदेगा इसके बारे में कुछ बातचीत हुई है क्या? नहीं, वो नहीं वो कुछ डिस्कस नहीं हुआ। सीसीआई तो देखिए बंधी हुई है, एमएसपी पे जितना माल आएगा वो लेना पड़ेगा, मगर वो क्या है अभी तक से करीब 25-30 लाख बेल्स का अराइवल आ गया है, तो मुश्किल से 1 लाख गांठ भी परचेस नहीं हुआ है सीसीआई का, क्योंकि वो गीला माल आ रहा था तो सीसीआई ले नहीं सकता था। अभी सूखा माल आने लग गया है तो ऐसा लगता है कि आने वाले महीनों में सीसीआई की परचेस बहुत ज्यादा बढ़ेगी, ऐसा लग रहा है दीपाली जी। जी दीपाली जी। चलिए शुक्रिया अतुल जी इस पर अपने कमेंट्स देने के लिए। तो आने वाले दिनों में सीसीआई की तरफ से परचेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इन्हीं शर्तों पर ये हड़ताल चलती हुई दिखाई दी है। अब किस एमएसपी पर लेगा, कितना लेगा, इसको लेकर फिलहाल क्लैरिटी नहीं है। लेकिन चलिए स्ट्रैटेजीज पर आगे बढ़ते हुए फोकस करते हैं और एक बात कर लेते हैं बेस मेटल्स पर, जहां पर गिरावट हम देख रहे हैं आज के कारोबार में। सिल्वर पर तो किशोर जी ने राय दी ही थी, लेकिन कॉपर, एल्यूमिनियम, अगर बाकी बेस मेटल्स देखेंगे, जिंक, लेड सभी लाल निशान में कर रहे हैं ट्रेड। क्या राय है आपकी किशोर, बेस मेटल इज अ बैक पर और क्या स्ट्रैटेजी? आई थिंक बेस मेटल्स अगेन आपको चाइना का जो वीकनेस है, चाइना का जो माहौल है उसके वजह से आपको इम्पैक्टेड है। बट यहाँ पे बिकॉज ऑफ द ट्रम्प इलेक्शन अगेन डॉलर स्ट्रेंथ प्लस चाइनीज़ वीकनेस दोनों इसमें इम्पैक्ट कर रहे हैं। सो फिलहाल के लिए कॉपर में इसमें वीकनेस जारी रहेगा। अगेन कॉपर का जो डाउन साइड है 812 तक आ सकता है। सो इवन एट मौजूदा स्तर पर या थोड़ा अगर हायर लेवल पे आता है 818 के आसपास यहाँ पे बिकवाली करके चलना चाहिए। डाउन साइड में 812 810 तक भी आपको डाउन साइड देख सकते हैं। ओके चलिए, तो ये राय रही बेस मेटल्स पर। कॉपर फिलहाल 1% के आसपास की गिरावट के साथ 814.15 पर कर रहा है ट्रेड। चलिए शुक्रिया किशोर शो में आने के लिए, क्विक स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। इसी के साथ कमोडिटी राउंड अप में तो इतना ही। ब्रेक के उस पर आप देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस। नमस्कार।